इससे पहले की क्लास में आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से हार्मोन क्या होते हैं और हार्मोन का एक इससे पहले की क्लास में बताया था कि हार्मोन क्या होते हैं, उनका नेचर क्या होता है, उनका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका केमिकल नेचर क्या होता है, कैसे काम करते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले वाली क्लास में। आज हम स्टार्ट करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। उसमें पहली ग्लैंड अपन लेंगे कौन सी? मास्टर ऑफ द मास्टर्स, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखो जनरली तुम किताबों में तुमने क्या पढ़ा है? मास्टर ग्लैंड। व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। मैंने यहाँ पर टर्म यूज किया मास्टर ऑफ द मास्टर्स। ठीक है, द मास्टर ऑफ द, यहाँ पर कर देता हूँ, द मास्टर्स ऑफ द मास्टर ऑफ द मास्टर्स। क्यों? क्योंकि जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो खुद के लिए कुछ नहीं करती, वो दूसरों के लिए काम करती हैं, याद रखना। ठीक है ना? दूसरों के लिए काम करने से मतलब क्या है कि वो जो सिक्रीशन, जो भी केमिकल सिक्रीशन रिलीज करती हैं, वो टारगेट आर्गन में जा करके क्या करता है? दूसरे टारगेट आर्गन को स्टिमुलेट करता है, काम करने के लिए प्रेरित करता है, उस प्रकार से काम करता है। तो इस प्रकार एक प्रकार से प्रत्येक जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो क्या होती हैं? एक प्रकार से वो मास्टर होती हैं। ठीक है, उस टारगेट आर्गन के लिए मास्टर होती हैं। और उन सारी एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करने वाली होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसा कि यहाँ पर देखो एक चित्र में तुमको दिखाई दे रहा है। इस चित्र को मैं तुमको और बड़ा करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ से यहाँ तक ऐसे दिख रही है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड से यहाँ से देखो थायराइड ग्लैंड, ये हाँ थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी, टेस्टिस, है ना। इसके अलावा इधर ये हो गया यूट्रस, है ना। और ये हो गया वो मेमोरी ग्लैंड, किडनी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके जो हार्मोन यहाँ से स्रावित होते हैं वो दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या करते हैं? दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को वो नियंत्रित करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ये एक फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हाइपो मतलब होता है नीचे, फाइसिस मतलब टुकड़ा, नीचे का टुकड़ा। किसका? ब्रेन के नीचे का टुकड़ा। लेकिन वो ब्रेन का पार्ट नहीं, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रेन, इट इज अ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रेन बट रेगुलेटेड बाय द ब्रेन। ये ब्रेन से अलग होती है, ठीक है, लेकिन ब्रेन से जुड़ी होती है, ब्रेन का पार्ट नहीं होती है, ध्यान रखना। ये जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड कहाँ होती है? हाइपोफाइसिस, ब्रेन के नीचे लगभग आधे ग्राम की, 0.5 ग्राम की होती है। और ये हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे होती है। मैं अभी दिखाऊंगा आपको डायग्राम में। हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे होती है, जिसको ये होती है ब्रेन के चारों तरफ जो ब्रेन केस होता है, जिसको हम स्कल बोलते हैं या क्रेनियम बोलते हैं। स्कल में जो क्रेनियम वाला होता है ना, ब्रेन बॉक्स जिसको बोलते हैं, उसमें एक छोटा सा ऐसा छोटा सा छिद्र होता है, छोटा सा एक गड्ढा होता है। ठीक है, या कह सकते हो ऐसा एक पाउच जैसा होता है, जैसे ऐसा ये है ना, मेरा हाथ है ना, ऐसा एक पाउच होता है। ये पाउच के अंदर यहाँ पर वो हाइपोफाइसिस यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती स्थित होती है, इसको बोलते हैं सेला टर्सिका। ये वाला जो क्रेनियम में जो छोटा सा एक नीचे एक जो गड्ढा होता है जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो गड्ढे को बोलते हैं सेला टर्सिका। और ये जो गड्ढा होता है, स्फिनाइड बोन जो होती है स्कल की स्फिनाइड बोन के बीचों बीच स्थित होता है। ठीक है, इसमें अगला भाग जो होता है, ये इसमें 3 भाग होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 भाग होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो एडिनो हाइपोफाइसिस कहलाता है। एडिनो हाइपोफाइसिस क्योंकि ये बक्कल कैविटी फेरिंग से, ये बक्कल कैविटी से ये विकसित होता है। बक्कल कैविटी के पीछे और फेरिंग्स के आगे जो भाग होता है ना, बिल्कुल ये यहाँ पर ऊपर तालू जो होता है, जहाँ पर यूबुला लटका होता है ना, यूबुला के ठीक सामने से ये
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जिस समय भ्रूण का विकास हो रहा होता है, उस समय वहां से एक आउटग्रोथ होती है। वो आउटग्रोथ जो होती है, वो आउटग्रोथ से निकल करके वो आउटग्रोथ ऊपर जाती है, जिसको और वहाँ ब्रेन के बाद ब्रेन के जो वो होती है, ब्रेन का जो नर्व कॉर्ड होता है ना? नर्व कॉर्ड के अंदर जो न्यूरल कैनाल होती है, न्यूरल कैनाल से एक वहीं पर नर्व कॉर्ड से ब्रेन का जो मध्य भाग होता है, मिड ब्रेन वाला जो होता है, मेसेंसेफेलॉन जो होता है, मेसेंसेफेलॉन से एक छोटी सी आउटग्रोथ निकलती है, वो आकर के एडिनोहाइपोफाइसिस से आकर के अटैच होती है। तो ये दोनों जब अटैच होते हैं, तो ये दोनों अटैच होकर के ये बनाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है? पिट्यूटरी ग्लैंड जिस पाउच जो पाउच बनता है उसको बोलते हैं रातके पाउच। क्या नाम है? रातके पाउच, RATHKE एपोस्ट्रोफी वाई, रातकेस पाउच। ठीक है? रातके पाउच जो होता है, इस इसमें आगे वाला जो भाग होता है ये एडिनोहाइपोफाइसिस कहलाता है, क्योंकि बक्कल कैविटी से बनता है। पीछे वाला जो भाग होता है वो न्यूरोहाइपोफाइसिस कहलाता है, क्योंकि ये ब्रेन से विकसित होता है। ठीक है? ब्रेन के हाइपोथैलेमस से विकसित होता है। ठीक है? और यहाँ पर जो ब्रेन से जिस छोटे से एक स्टाक के द्वारा, यहाँ पर मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। ये देखो, ये इस चित्र में देखो, ये यहाँ पर एक स्टाक के द्वारा, एक डंठल के द्वारा जो जुड़ा होता है ब्रेन से, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। अब ये देखो, ये ब्रेन है। ब्रेन के बीच में ये वाला जो भाग है, ये वाला हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस से निकला होता है इनफंडिबुलम, और इनफंडिबुलम जो होता है, इनफंडिबुलम के ठीक नीचे यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ठीक है? ये वाला जो भाग होता है, ये इसमें दो भाग होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो होता है ये एडिनोहाइपोफाइसिस कहलाता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहलाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसमें बीच में एक जो भाग होता है, यहाँ पर होता है, बहुत छोटा सा पतला सा एक होता है, ये समझ लो एक ब्रिज जैसा होता है, मतलब एक कार्ड जैसा होता है छोटा सा, वहां पर उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट लोब। ये इंटरमीडिएट लोब जो होता है, ये मनुष्य में वेस्टिजियल होता है। इसमें से कोई हार्मोन यहाँ स्रावित नहीं होते, लेकिन दूसरे जंतुओं में इसको देखा गया, इसके फंक्शन को देखा गया है। ठीक है? इसमें से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ही, ये मान के चलो कि लगभग इसी के कारण ही पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ऑफ द मास्टर्स मैंने कहा है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड इसीलिए कहा जाता है। क्यों इस मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? क्योंकि ये जो होती है, ये दूसरे सारी जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं, इससे रिलीज होने वाले जो हार्मोन हैं, है ना, जितने भी रिलीज होने वाले हार्मोन हैं, वो हार्मोन को ये इससे ये हार्मोन जो होते हैं दूसरी ग्लैंड के हार्मोन को ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है? तो इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि इसमें जितने भी, मतलब मैंने बताया आपको कि दूसरे हार्मोन, दूसरे जो ग्लैंड होते हैं उनके हार्मोन को कंट्रोल करते हैं, तो इससे ये स्ट्रेस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, लैक्टेशन, है ना, ये बहुत सारी जो क्रियाएं होती है उनको ये कंट्रोल करती है। कौन? जो इसकी इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन, अभी बताऊंगा कैसे, कौन कौन से होते हैं। जो इंटरमीडिएट वाला जो होता है, इंटरमीडिएट लोब जो होता है, वो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी जो MSH होता है, पीनियल ग्लैंड के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन, उस हार्मोन को स्रावित करने के लिए स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित करता है। अब चूंकि मनुष्य जो होता है, मनुष्य में MSH यानी मेलेनोसाइट जो मेलेटोनिन हार्मोन जो होता है, वो मेलेटोनिन हार्मोन इनएक्टिव होता है मनुष्य में, इसलिए ये हार्मोन इंटरमीडिएट लोब से स्रावित नहीं होता। ठीक है? इसलिए मनुष्य में इंटरमीडिएट जो होता है वो वेस्टिजियल या नॉन फंक्शनल होता है, जबकि दूसरे जंतुओं में ये फंक्शनल होता है। ठीक है? सर नहीं समझ आया, नहीं समझ आया सर। हाँ, समझा रहा हूँ। क्या होता है कि जो इंटरमीडिएट लोब होता है, ठीक है, ये देखो इंटरमीडिएट लोब, ये वाला जो इंटरमीडिएट यहाँ बीच में होता है, इसके सेक्शन में दिखाऊंगा। अंदर में इंटरमीडिएट लोब जो होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो गया, बीच में होता है इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट लोब से एक हार्मोन स्रावित होता है, एक हार्मोन स्रावित होता है, वो होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से क्लियर है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ध्यान रखना, यानी ये खुद काम नहीं करता, दूसरे को स्टिमुलेट करता है। ये हार्मोन यहाँ से स्रावित होकर ब्लड के थ्रू पहुंचता है ये पीनियल ग्लैंड के पास। ये पीनियल ग्लैंड जो होती है वो एक विशेष हार्मोन स्रावित करती है, जिसको बोलते हैं मेलेटोनिन। ठीक है?
ये मेलेटोनिन जो होता है ये मुख्य रूप से दो फंक्शन करता है। एक फंक्शन तो जो होता है वो लाइट के प्रति रिस्पॉन्स शो करता है, दूसरा जो होता है ये सेक्सुअल ड्राइव को ये रेगुलेट करता है। ठीक है, अब चूंकि इंटरमीडिएट जो होता है वो मनुष्य में इनएक्टिव होता है, ठीक है, काम नहीं करता, एमएसएच मनुष्य में स्रावित नहीं होता। मनुष्य में स्रावित नहीं होने के कारण मिलेट जो यहाँ से ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन है एमएसएच, तो ये यहाँ से वहां जब नहीं पहुंचेगा, इसमें पिनियल बॉडी में नहीं पहुंचेगा तो मेलेटोनिन हार्मोन यहाँ से स्रावित नहीं होगा। इसलिए मनुष्य में जो ये होती है पिनियल ग्लैंड जो होती है ये भी इनएक्टिव होती है। ठीक है, वेस्टिजियल ग्लैंड मानी गई है। लेकिन दूसरे जंतुओं में विशेष रूप से चूहों को प्रयोग करके देखा गया है कि ये जो ग्लैंड होती है ये सक्रिय होती है और चूहों में सेक्सुअल ड्राइव को, यानी उनका जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है, प्रजनन व्यवहार जो होता है उसको, और प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता को इसमें इसके लिए उत्तरदायी माना गया, उसको ये रेगुलेट करती है। ठीक है, क्लियर है, आप समझ में आ गया है ना? यस सर। तो ये होता है एमएसएच का। और जो पीछे वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है यानी कि पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी होता है, ये इससे स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित नहीं होते। ध्यान रखना, कौन से स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित नहीं होते, यहाँ से मुख्य रूप से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, ये हाँ ब्लड प्रेशर को और लैक्टेशन को ये रेगुलेट करता है, और वेसोप्रोसिन जो होता है ये किडनी से यूरिन फॉर्मेशन को ये रेगुलेट करता है। अपन आगे देखेंगे, वेसोप्रोसिन का दूसरा नाम ADHB है। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद मैंने बता दिया कि ओरल रात की पाउच के द्वारा ये बनता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट चीज तुमको बता रहा हूं, वो है हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। बड़ा कठिन नाम है, लंबा सा नाम है, बड़ा सा नाम है। वर्टिब्रेट बॉडी में पोर्टल सिस्टम पाए जाते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 3 पोर्टल सिस्टम होते हैं वर्टिब्रेट में। मैं कॉमन बोल रहा हूँ ना, मैं किसी स्पेसिफिक एनिमल में भी नहीं बोला हूँ मैं। थोड़ी देर रुक जा भाई। तो क्या होता है, 3 प्रकार के क्या होते हैं पोर्टल सिस्टम। अब पोर्टल सिस्टम क्या होते हैं? पोर्टल सिस्टम वो होते हैं कि पूरी बॉडी से जब ब्लड हार्ट में जाता है, ठीक है, और हार्ट से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हार्ट में कलेक्ट होने से पहले किसी एक जगह पे ब्लड अगर कलेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। ठीक है, ये पोर्टल सिस्टम जो होता है ब्लड वेजल्स का, ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है। ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है कि वहां पर ब्लड काफी देर तक रुकता है। ये साइनस वेनोसस से अलग है। साइनस वेनोसस एक सैक होता है, एक थैला होता है जिसमें ब्लड जमा होता है फिर हार्ट में जाता है। ये जो होता है पोर्टल सिस्टम जो होता है, ये पोर्टल सिस्टम थैला नहीं होता बल्कि कैपिलरीज का जाल होता है। ये 3 होते हैं, एक ब्रेन में हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, दूसरा लीवर में हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, तीसरा किडनी में रीनल पोर्टल सिस्टम। ठीक है, मनुष्य में रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता। रीनल पोर्टल सिस्टम इसमें होता है, एम्फीबियन में होता है, फ्रॉग में मिलेगा। मनुष्य में केवल हिपेटिक पोर्टल सिस्टम और हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम 2 ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम क्या होते हैं वास्तव में? देखो, मैं एक चित्र दिखा रहा हूं फिर से आपको। इस चित्र को देखो, यहाँ पर आपको कुछ ऐसा आवाज कट रही है सर। हाँ, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ब्रेन में हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूक्लियस होते हैं, जैसे सुप्राओर्टिक न्यूक्लियस। तो यहाँ क्या होता है कि इसमें देखो, यहाँ पर क्या होता है कि ब्रेन में हाइपोथैलेमस, ब्रेन के हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूक्लियस होते हैं, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, सुप्राओर्टिक न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस होते हैं। ये ऑप्टिक चायज्मा के ठीक पीछे, ठीक नीचे अंदर स्थित होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तुम देखो, ये क्या है, ये हो गया ये वाला हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये वाला हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी।
ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। यहाँ पर से आर्टेरियल ब्लड इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। ये जो बन रहा है, ये हो रहा है पोर्टल सिस्टम बना रहा है। क्या बन रहा है? पोर्टल सिस्टम, जिसमें इधर से पूरा ब्लड आ रहा है और इधर ये यहाँ पर आकर के थोड़ी देर रुक रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हाइपोथैलेमस का जो न्यूक्लियस का मतलब यहाँ पर कोशिका वाला न्यूक्लियस नहीं है। ब्रेन में जो न्यूक्लियस कहलाते हैं, वो न्यूक्लियस कहलाते हैं जब बहुत सारे न्यूरॉन का जो गुच्छा होता है, उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक मिनट रुको यार, फिर एक फोन आ रहा है। तो यहाँ पर जो यहाँ से जो वो होते हैं न्यूरो सिक्रीटर आरएफ कहलाते हैं। ठीक है, ये कहलाते हैं रिलीजिंग फैक्टर। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूं मैं कि एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है ना, एड्रिनल ग्लैंड से जो मान लीजिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन को स्रावित करवाना है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ब्रेन में मैसेज पहुंचता है कि हमको शरीर में इसकी आवश्यकता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की आवश्यकता है। तो यहाँ से हाइपोथैलेमस से जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है, इससे ACTHRF नोट करते जाओ, ACTHRF काफी लंबा नाम लग रहा है लेकिन बहुत शॉर्ट है, सरल नाम। देखो, एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, क्या बोला मैं? एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड के लिए, कार्टिकोट्रोपिक यानी एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टिकल भाग से, ट्रॉपिक यानी कि स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन यानी ACTH को रिलीज करवाने वाला फैक्टर यानी रिलीजिंग फैक्टर यहाँ से स्रावित होगा और ये पहुंच जाएगा कहाँ पर? यहाँ पर एडिनो हाइपोफाइसिस में। जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ से फिर ACTH रिलीज होगा और ये वेनस ड्रेनेज के थ्रू यानी वेनस जो वो है वेनस ड्रेनेज यानी वेन्स के थ्रू ये पहुंचेगा किडनी के पास और वहां जाकर एड्रिनल ग्लैंड को ये क्या करेगा? आदेश देगा क्या करने के लिए? कि वहां से ACTH स्रावित करो। ठीक है, अब ये आदेश कैसे देगा? ये पिछले पीरियड में मैं आपको बता चुका हूँ कैसे देगा कि वहां पर जाएगा, ये जाने के बाद वहां पर अब ये चूंकि कौन सा पेप्टाइड हार्मोन है, ये जो ACTH जो है वो पेप्टाइड हार्मोन है, तो वहां पर जाएगा, जाकर एडिनिलेट साइक्लेज वाली पूरी AMP की जो रिएक्शन हो, साइक्लिक AMP की जो रिएक्शन होती है, वो पूरी रिएक्शन होगी जो पिछले पीरियड में बता चुका हूँ आपको। वो रिएक्शन के द्वारा ये अंदर प्रवेश करेगा, फिर वहां जाकर के ये जो उसकी जो कॉर्टिकल जो एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टिकल पार्ट में जो सेल है वहां जाकर के उनको स्टिमुलेट करेगा। इसके लिए वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को स्रावित करने के लिए स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, ऐसे ही प्रत्येक जो होंगी, ऐसे ही प्रत्येक रिलीजिंग फैक्टर जो होगा, ऐसे 6 रिलीजिंग फैक्टर होते हैं। देखो, अब 6 रिलीजिंग फैक्टर याद करने का तरीका भी आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से कैसे आपको याद करना है। सबसे पहले मेन यहाँ देखो, सबसे पहले जो ग्लैंड है, ग्लैंड आपको याद होनी चाहिए। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, उसके बाद पेंक्रियास, फिर एड्रिनल, फिर ओवरी और टेस्टिस, ये आपको याद होनी चाहिए लाइन से। पिट्यूटरी तो है, पिट्यूटरी और पीनियल है, टोटल 10 होती, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब उसमें देखो, ऊपर से देखो नीचे तक के, सबसे पहले क्या है? थायराइड, उसके बाद है पैराथायराइड, उसके बाद है थाइमस, उसके बाद है पेंक्रियास, उसके बाद है एड्रिनल, फिर किडनी, किडनी के बाद ओवरी और टेस्टिस, है ना, ओवरी या टेस्टिस। ठीक है, ये उसका क्रम होता है। अब इस क्रम में देखो कि जो हार्मोन कौन कौन से यहाँ पर रिलीजिंग फैक्टर यानी कॉर्टिकल ट्रॉपिक हार्मोन कौन कौन से होंगे? तो ट्रॉपिक हार्मोन होंगे थायराइड के लिए TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, थाइमस के लिए GSTH, देखो यहाँ पर TSH और STH। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटो यानी बॉडी, ट्रोपिक यानी स्टिमुलेट करने वाले यानी बॉडी को ग्रोथ करने वाला, बॉडी को ग्रोथ के लिए स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। ठीक है, फिर तीसरा कौन सा होगा? जो FSH, ठीक है, नहीं सॉरी, तीसरा हो जाएगा एड्रिनल के लिए ACTH, एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, चौथा हो जाएगा FSH, पांचवा हो जाएगा LH।
ठीक है। तो FSH और LH जो दोनों हैं, ये दोनों किसके लिए होते हैं? गोनेट के लिए, ओवरी और टेस्टिस दोनों के लिए होते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में मैं केवल आपको यहीं तक बता रहा हूँ, अगली क्लास में इसके आगे का मैं आपको बताऊंगा पिट्यूटरी ग्लैंड का। ठीक है, क्योंकि समय समाप्त होने वाला है, 3 मिनट बचा हुआ है।